Hello everyone, welcome to my channel Biology Shuzma and I am your tutor Udma here. So today we will study a very short topic that is stringent response. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है. ठीक है, जो बेसिकली आपके एक चैप्टर होगा जेनेटिक रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट. ठीक है, प्रोकैरियोट में डिफरेंट टाइप के आपने रेगुलेशन पढ़े होंगे, लाइकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैनोपेरॉन. सो उसमें ही एक और कंट्रोल मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसे कि हम स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स कहते हैं. नॉर्मल कंडीशन में ये इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होता ये रिस्पॉन्स, बट बेसिकली जो इस रिस्पॉन्स को हमने देखा है वो स्ट्रेस कंडीशन में देखा है. ठीक है, इसीलिए इसको हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स है ये एक ग्लोबल कंट्रोल मैकेनिज्म है. ठीक है, ग्लोबल कंट्रोल मैकेनिज्म. ग्लोबल कंट्रोल मैकेनिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जब ये नॉर्मली क्या होगा, अगर आपका लाइकोपेरॉन एक्टिवेट होता है तो वो सिर्फ लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग जीन है उनको रेगुलेट करेगा. बट जब भी स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स अगर एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स की वजह से बहुत सारे डिफरेंट ओपेरॉन्स को एक्टिवेट करवा दिया जाएगा या इनहिबिट करवा दिया जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स, ये बहुत डिफरेंट टाइप के जीन, प्रोटीन, उन सबको रेगुलेट करता है. तो जब भी ग्लोबल कंट्रोल जैसा वर्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आए, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर पाथवे या उस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से और भी डिफरेंट प्रोसेस एक्टिवेट या इनहिबिट होंगी. ठीक है, ये जो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स है ये कब ट्रिगर होगा या कब एक्टिवेट होगा, बेसिकली जब भी बैक्टीरियल सेल जो है अमाइनो एसिड स्टारवेशन में होगा. ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड की जो अमाइनो एसिड जो है बहुत कम अमाउंट में होगा जब सेल में. ठीक है, या फिर आप और अमाइनो एसिड कब होगा, जब पुअर न्यूट्रिएंट कंडीशन होगी. ठीक है, आप न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं दे रहे हैं या न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड कंडीशन है, तब अमाइनो एसिड का स्टार्वेशन हो जाएगा. तो कोई भी वर्ड बोल सकता है, पुअर न्यूट्रिएंट, पुअर ग्रोथ, न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड कंडीशन. या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने सेल को एक रिच मीडिया से, ठीक है, एक रिच कॉम्प्लेक्स मीडिया से अगर आपने उसको शिफ्ट कर दिया एक डिफाइंड मीडिया में, ठीक है, जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट नहीं हैं, तब भी ये स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि देयर मे बी अमाइनो एसिड स्टार्वेशन हो सकती है. ठीक है, सो अब इस स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स में बेसिकली होता क्या है, दैट वी विल सी. ठीक है, तो जब भी ये रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन है, तो स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रेस में जो होता है सेल बेसिकली सर्वाइवल देखता है. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन जब होगी तो वहाँ पे सेल ग्रोथ देखेगा. ठीक है, वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेगा. ठीक है, डिवाइड होगा. लेकिन सेल जब भी स्ट्रेस कंडीशन में होगा वहाँ सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल देखा जाएगा. तो जब भी स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स होता है तो सेल जो है अपना सारा न्यूट्रिएंट या सारा रिसोर्स क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है फ्रॉम ग्रोथ एंड डिवीजन टुवर्ड्स अमाइनो एसिड सिंथेसिस. मतलब डाइवर्जन हो जाता है. ठीक है, डाइवर्ट कर देगा कहाँ से, ग्रोथ से सर्वाइवल की तरफ. ठीक है, तो फिर उस टाइम पे ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होंगे जो कि या ऐसे प्रोटीन बनेंगे जो सर्वाइवल पे ज़्यादा फोकस करें. तो अब ये पूरी प्रोसेस क्या होती है वो हम देखेंगे. ठीक है, ओके. सो जैसे ही अब हमें ये समझना है, जैसे ही आपकी ये हो गई आपकी अमाइनो एसिड स्टार्वेशन. ठीक है, ये कंडीशन है आपकी.
फाइन। जैसे ही अमाइनो एसिड स्टार्वेशन हुआ, ठीक है, सो अब आपका ट्रांसलेशन, अगर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देते हैं, ट्रांसलेशन में क्या होता है। ट्रांसलेशन में बेसिकली ये आपका mRNA है, ठीक है, इस पे आपके, लेट मी यूज़ अनदर कलर, ओके, इस पे आपके ये राइबोसोम बाइंड करेंगे। इसकी 2 सब यूनिट होगी, एक 30S होगी और एक कुछ 50S होगी, ठीक है। और उसके बाद इस राइबोसोम पे आपके क्या आके बाइंड करेंगे, कुछ इस तरीके के tRNA होते हैं, आई ड्रॉ हियर, कुछ ऐसे tRNA होते हैं, ठीक है। और इस tRNA पे कुछ अमाइनो एसिड चार्ज होते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड इससे अटैच होते हैं इसके 3' साइड पे, तो ये एसाइलेटेड tRNA या फिर चार्ज्ड tRNA होता है, फाइन। ये आके इस राइबोसोम की A साइड पे बाइंड करता है, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होता है, ये अमाइनो एसिड जो है सारे बाइंड होते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं वाया पेप्टाइड, और ये एक पेप्टाइड चेन बन जाती है, ठीक है। फाइनली वो प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। ये बेसिक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है। तो जब भी स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स होगा, जब भी ये ट्रिगर होगा, तो इट मीन्स टू से वहाँ अमाइनो एसिड नहीं है, स्टार्व्ड कंडीशन है। अमाइनो एसिड अगर नहीं है तो ये जो आपका tRNA है, ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, जस्ट, तो इस पे आपके अमाइनो एसिड होंगे ही नहीं। जब सेल में अमाइनो एसिड है नहीं तो tRNA पे भी अमाइनो एसिड नहीं अटैच होंगे, तो इसे हम कहेंगे अनचार्ज्ड tRNA, ठीक है। ये tRNA अमाइनो एसिड से अटैच नहीं है, अनचार्ज्ड tRNA। जैसे ही ये अनचार्ज्ड tRNA आपका क्या करेगा, ये राइबोसोम की A साइड पे बाइंड करेगा। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, कि अमाइनो एसिड जैसे ही स्टार्वेशन कंडीशन हुई, तो जितने भी tRNA हैं आपके वो अनचार्ज रहेंगे, ठीक है। और ये जो है आके बाइंड करेंगे, बाइंड टू A साइट, ठीक है, A साइट ऑफ राइबोसोम, फाइन। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, जब भी tRNA जो चार्ज होता था तो ये पूरी एक रिएक्शन चलती थी, ठीक है। और यहाँ से tRNA से ये आपका अमाइनो एसिड इसके साथ बॉन्ड बनाता था और फिर वो अनचार्ज जो है E साइड से एग्जिट कर जाता था। लेकिन अब क्योंकि ये A साइड पे आएगा और इस पर अमाइनो एसिड बाइंड नहीं है, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो राइबोसोम की, अब ये राइबोसोम 2 सब यूनिट का होता है, एक स्मॉल एक लार्ज सब यूनिट होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन्स का मिलके बना होता है, ठीक है। तो स्मॉल सब यूनिट के जो भी प्रोटीन होते हैं उसको S और कुछ नंबर देते हैं, लार्ज सब यूनिट के जो प्रोटीन होते हैं उसको हम L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटीन होगा जिसको बोलेंगे हम L11, ठीक है। ये L11 जो राइबोसोमल प्रोटीन है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज आएगा। इस L11 को कभी कभी हम REL-C भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स नॉट सो मच रिक्वायर्ड, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। सो जैसे ही अनचार्ज tRNA आपके राइबोसोम के A साइड से बाइंड किया, तो राइबोसोम की जो L11 प्रोटीन है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। उसके चेंज होने की वजह से अब इस राइबोसोमल सब यूनिट से क्या होगा, आपका एक प्रोटीन बाइंड करेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम REL-A प्रोटीन, ठीक है। और यही एक मेजर रोल प्ले करता है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स में आगे जाके। REL-A को हम स्ट्रिंजेंट फैक्टर भी कहते हैं,
ठीक है, फाइन। सो अब ये रेल ए करेगा क्या, थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में हम समझते हैं। ओके, सो ये पूरा एक मैकेनिज्म है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स का, एक डायग्रामेटिक मैनर में। सो जैसे देखिए आप, ये mRNA है आपका, इस पे ये आपका राइबोसोम है, ठीक है, इस पे आपका अनचार्ज tRNA बाइंड किया। सो जैसे ये अनचार्ज tRNA बाइंड किया राइबोसोम पे, इस राइबोसोम की जो L11 प्रोटीन थी उसमें जो है चेंज आया, एक कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। जैसे ही ये L11 प्रोटीन चेंज हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, अब आपका एक रेल ए प्रोटीन जो है इस चेंज्ड राइबोसोमल सब यूनिट से आके बाइंड कर गया, ठीक है, इस प्रोटीन के चेंज होने की वजह से। रेल ए को हमने क्या कहा है, स्ट्रिंजेंट फैक्टर, ठीक है। अब ये रेल ए क्या करवाएगा, ये रेल ए अब हमारा जो मेन मॉलिक्यूल है जो कि आगे की सारी प्रोसेस करेगा उसको जनरेट करवाएगा, ठीक है, इसीलिए हम इसे इतना इम्पोर्टेंट कह रहे हैं। तो रेल ए बेसिकली क्या करवाएगा, सेल में आपके पास एटीपी होता है, जीटीपी होता है, इन दोनों को कंबाइन करके एक रिएक्शन चलेगी। तो एटीपी प्लस जीटीपी इन प्रेजेंस ऑफ रेल ए एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्वानोसिन पेंटाफॉस्फेट, ठीक है। सबसे पहले ये बनेगा और ये एएमपी रिलीज हो जाएगा। तो ये आपका है ग्वानोसिन पेंटाफॉस्फेट, ठीक है, ये जनरेट हो गया। अब क्योंकि ये डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, ठीक है, सॉरी, ओके, ग्वानोसिन पेंटाफॉस्फेट ये डायरेक्टली एक्ट नहीं करेगा, ये कन्वर्ट होगा ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट में, ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ वन प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड एज SPOT, ठीक है, स्पोटी, ठीक है, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर सकें, ओके, दैट डजेंट मैटर। सो ये टेट्राफॉस्फेट जो है आपका ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट, ये बेसिकली आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये क्या करेगा ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट, इसका मेन काम क्या है, हमने क्या कहा था, सरवाइव करवाना है सेल को, क्योंकि ये स्टार्व कंडीशन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। सो सबसे पहला काम क्या करेगा, ये जितने भी राइबोसोमल आरएनए हैं, ठीक है, उसका जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, इन सबको ब्लॉक कर देगा। इसकी जब राइबोसोमल आरएनए नहीं बनेंगे तो फिर क्या नहीं बनेगा, राइबोसोम नहीं बनेगा। तो राइबोसोम की सिंथेसिस जो है, जो न्यू राइबोसोम, आई एम नॉट सेइंग कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो नए राइबोसोम हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे बनना। इवन tRNA सिंथेसिस भी नहीं होगा, बहुत सारे रेप्लिकेशन के जो प्रोटीन है वो भी नहीं बनेंगे। सो ऑन एंड ऑल कहना ये चाह रहा है कि कोई भी जो न्यू ट्रांसलेशन साइकिल जो है ना, न्यू ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन, वो जो है इनहिबिट हो जाएगा। सो ये अब जितने भी अब प्रोटीन सिंथेसिस होगी या जितने भी अमाइनो एसिड होंगे, अब वो सारे के सारे सर्वाइवल में यूज होंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कि कैसे क्या क्या हुआ है। एक बार और देख लेते हैं। राइबोसोम ओके, अमाइनो एसिड डिप्राइव्ड था तो tRNA अनचार्ज रहा, वो आके राइबोसोम से बाइंड किया। राइबोसोम अनचार्ज tRNA बाइंड होने की वजह से L11 प्रोटीन में चेंज आया, जिसकी वजह से रेल ए एक स्ट्रिंजेंट फैक्टर है वो बाइंड किया। रेल ए ने एक केमिकल रिएक्शन करवाई जिसमें ATP और GTP कंबाइन होके ग्वानोसिन पेंटाफॉस्फेट बना दिए, ठीक है। अब ये ग्वानोसिन पेंटाफॉस्फेट जो है SPOT की प्रेजेंस में ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फाइनल आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल है। और ये जो है क्या करवाएगा, जितने भी राइबोसोमल आरएनए हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक करवा देगा, उसकी वजह से राइबोसोम नहीं बनेंगे। और फिर ओवरऑल जो प्रोटीन सिंथेसिस है, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस जो कि ग्रोथ और डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है।
So this is all about the mechanism of stringent response. Now one of the very important thing जहाँ से क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में वो है अलार्मोन्स। ठीक है, अलार्मोन्स क्या होते हैं? ठीक है, सो अलार्मोन्स जो होते हैं, अगर आपने सेल्फ सिग्नलिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने सेकंड मैसेंजर जैसा वर्ड सुना होगा, सेकंड मैसेंजर, या फिर दूसरा होता है इफेक्टर। ठीक है, जो कि हमने अभी देखा। तो अगर आपने आई रिमेंबर, हाँ, जी प्रोटीन सिग्नलिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक लिगेंड आता है, वो बाइंड करता है रिसेप्टर से। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से, अगर आपने डैग IP3 वाली सिग्नलिंग पढ़ी होगी, सो यू नो दैट लिगेंड और रिसेप्टर बाइंड किया जिसकी वजह से डैग एक बना। ठीक है, ये डैग जो है आपका सेकंड मैसेंजर है। ठीक है, और ये फाइनली एक मॉलिक्यूल को बनाएगा जिसको कि हम इफेक्टर कहेंगे। ठीक है, और ये इफेक्टर फिर फर्दर रिएक्शन करवाएगा। सो यहाँ पे जो अब ये तो आपके प्रोटीन या लिपिड बेस्ड सेकंड मैसेंजर है। अलार्मोन्स किसे, इसे आप अलार्मोन्स नहीं कह सकते डैग वगैरह को। अलार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर द सेकंड मैसेंजर विच आर न्यूक्लियोटाइड बेस्ड। ठीक है, जब भी न्यूक्लियोटाइड एज अ सेकंड मैसेंजर काम करता है, ठीक है, उसे हम अलार्मोन्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो अलार्मोन्स का काम कर रहे हैं वो आपके ग्वानोसिन पेंटाफॉस्फेट एंड ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों को हम अलार्मोन्स कहेंगे, और या फिर सेकंड मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं। एंड इसमें से जो ग्वानोसिन टेट्राफॉस्फेट है ये आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल है। तो बस ये वर्ड याद रखिएगा। 3 चीज़ें हैं मेन। स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स कब एक्टिवेट होता है? लेट मी राइट इन अ समरी फॉर्म, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो ओवरऑल हमें स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स में क्या समझ आया कि ये जो है स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवेट होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो होता है आपका रेल ए जो होता है ये आपका स्ट्रिंजेंट फैक्टर है, और जो आपके अलार्मोन्स हैं, ठीक है, वो ग्वानोसिन पेंटाफॉस्फेट और टेट्राफॉस्फेट है। ठीक है, और जो आपका ये जो टेट्राफॉस्फेट है इसी को हम इफेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपका कि स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर आपको ये तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे, रेल ए, पेंटाफॉस्फेट, टेट्राफॉस्फेट, तो ऑलवेज राइट। ठीक है, टेट्राफॉस्फेट ये बेसिकल जो आपका रिस्पॉन्स है वो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल ग्वानिन टेट्राफॉस्फेट जनरेट करवाता है। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अ बिट लॉन्गर वीडियो बट क्लियर हो गया होगा आपको। सो एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।